नमस्कार। मैं डॉक्टर चेतन आनंद आज उदयपुर में आया और बड़ी खुशी की बात है कि मैं जहाँ पर आया हूँ, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये हमारे सुप्रसिद्ध शायर और हमारे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के शिष्य श्री आईना उदयपुरी जी का आवास है। और मैं आज एक अपने गुरु भाई के घर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आईना जी इधर आके बैठे मेरे साथ। और मेरा मन भी है कि गुरुदेव के बारे में ये बताएं, क्योंकि ये जब इनकी किताब निकल रही थी, प्रकाशित होनी थी, तब ये गुरुदेव से मिलने गाजियाबाद आते थे और कैसा इनका अनुभव रहा। मैं अपनी बात बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आईना उदयपुरी जी बताएं कि ये इतनी व्यस्तताओं में भी शायरी भी करते हैं और गुरुदेव के प्रति इनका भक्ति भाव भी है। ये इनका पूरा ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम में गुरुदेव की देखी ये तस्वीर भी उन्होंने सजाई हुई है और भी तस्वीरें गुरुदेव की रखी हैं और गुरुदेव की बहुत सारी कविताओं की पंक्तियाँ उनको याद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आईना जी गुरुदेव के बारे में ही कुछ बताएं, फिर हम आगे कुछ और भी बातें आपसे करने करेंगे। स्वागत। जब कविता, गज़ल और शायरी का तक्का भी मुझे नहीं आता था, उस समय मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे एक ऐसे सच्चे गुरु की तलाश थी जो मुझे तराश कर आ, कुछ अच्छा मुझे समझा कर शायरी की समझ दे, कविता की समझ दे। तो शायद वो काल मेरा 2008 या 9 का रहा होगा। तो मैंने कहीं से गुरुदेव के मोबाइल नंबर अरेंज किया और प्रथम बार उनसे मैंने मुलाकात की, मतलब फ़ोन से बात की। और फ़ोन पर बात करते वक्त ही मुझे यूँ लग रहा था कि गुरुदेव साक्षात ब्रह्म ब्रह्म है, वाह वाह। जो मुझे इतना स्नेह से अ, हर चीज़ बता रहे थे, समझा रहे थे। और अंत में बात करते करते मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि मुझे शायरी और कविता के क्षेत्र में आप कुछ मार्गदर्शन दें। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं गुरुदेव के गुरु के रूप में तो आपको मार्गदर्शन इतना वक्त दे नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक भाई के नाते मैं आपको मार्गदर्शन दे दूं। फिर निरंतर फ़ोन से और मिलना मिलाना भी हुआ। और इस प्रकार फिर धीरे धीरे मुझे कुछ अ, गज़ल के छंदों के बारे में उन्होंने कुछ गुरुदेव ने जो ऐसे ठोस चीज़ें मुझे बताई दी, जो आज शायरी के क्षेत्र में मेरा अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है। और मतलब गज़ल के व्याकरण और छंदों के बारे में जो उन्होंने मुझसे जो साधना कठोर करवाई है, और उसी का प्रतिफल है कि मैं आज कुछ कहने योग्य हुआ हूँ। उनके घर भी जब आप गए। और लमसम 2018 के लमसम आज जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं गोविंद जी, ये भी मेरे साथ थे। और वो शायद जुलाई या अगस्त का महीना ही था। जी। हम यहाँ से गाज़ियाबाद अ, जाने से पहले गुरुदेव से मैंने बात की। तो गुरुदेव ने कहा कि आप गाज़ियाबाद आ तो रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरा घर जानते हैं? मैंने कहा घर तो मैं नहीं जानता हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे फ़ोन पर ही एक पेन, मुझे कहा पेन और कागज़ पकड़ो और जो चीज़ें मैं कहता हूँ उसे लिखते चले जाओ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ से जो ही आप उदयपुर से बैठेंगे तो गाज़ियाबाद अपने ये सराय का लेखा ये जो स्टेशन है निज़ामुद्दीन, वहाँ आप उतरना। और वहाँ उतरते ही आपको गाज़ियाबाद के लिए बस मिलेगी और उसी बस से आप बस अड्डा पहुँचेंगे गाज़ियाबाद, पुराना बस अड्डा। वहाँ आपको नीचे उतरना है। वहाँ से उतरते ही आपको बिल्कुल ना की सीध में सामने आना है। आगे एक पेट्रोल पंप आएगा और वहाँ से राइट साइड में गली जाएगी। और जैसा जैसा गुरुदेव ने बताया उनके मकान तक पहुँचने का पूरा मार्ग एक प्रकार से बताया। और वहाँ फिर हम धीरे धीरे उनके पूरी मैपिंग करते हैं। हाँ, मैपिंग के बाद हम गुरुदेव के निवास पे हम पहुँचे। और वहाँ सुबह की मतलब 6 बजे वहाँ ट्रेन उतारती है, तो गुरुदेव ने 5 बजे ही मुझे वापस फ़ोन कर दिया कि कहाँ तक आप पहुँचे। मतलब गुरुदेव एक पुत्र
पुत्रवत शिष्य को मतलब इतना स्नेह रखते हुए उन्होंने ये पूछा कि भाई आप कहाँ तक पहुँचे, मतलब यूँ नहीं कि उनको कुछ असुविधा हो जाए, बच्चों को कुछ असुविधा हो जाए, तो कहाँ जी क्योंकि हम यहाँ पहुँच गए। अब हम यहाँ पहुँच गए तो गुरुदेव कम से कम जैसे अपने बच्चों के लिए एक पिता चिंतित होता है, वैसे ही गुरु जो है एक शिष्य के लिए इतना चिंतित रहते थे, हर शिष्य के लिए चिंतित भी रहते थे, वो सजग भी रहते सजग और चिंतित। थे। वो हमेशा गाइड करते रहते थे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसे चलते रहो, कहाँ पहुंचे। तो एक कविता की पंक्तियाँ जी। चाहिए मेरे साथ। मैं मेरा गांव फूलिया कला है जो अभी सापड़ा नया जिला बना है, उसी के पास में ही है, तहसील है। तो मैं वहाँ पढ़ता था, तो कम से कम 5वीं या 6वीं में मैं पढ़ता था। तो उस समय डॉक्टर पूर्णचंद जो मेरे जो गुरु जी हैं, इनकी एक गजल छपी थी राजस्थान पत्रिका के अंदर। अच्छा। तो उस समय हम 6वीं या 7वीं के लमसम की मुझे याद आ रही है वो घटना। तो मैं दूध लेने गया था होटल पे, तो वहाँ हमारे पूरे गांव में एक तो होटल पे अखबार आता था और एक जो सेठ जी है वो उनके वहाँ दुकान पे अखबार आता था। पूरे गांव में 2 अखबार ही आते थे। तो हम 6वीं 7वीं में पढ़ते थे। तो हम वहाँ जब मैं दूध लेने गया तो वो अखबार पढ़ा था, तो मैंने वैसे ही वो दूध दूध तक दे रहा था, जब तक मैंने उसको अखबार को देखा तो अखबार की जो साहित्यिक पृष्ठ है उस पर वो गुरुदेव की रचना छपी हुई और नीचे तो वो रचना ही मेरे दिल को, मेरे जहन को इतना प्रभावित कर चुकी थी और ये रचना डिसाइडेड कर चुकी थी कि पंडित आयना उदयपुरी के गुरु जी कुंवर बेचैन ही होंगे भविष्य में। कुछ याद है वो गजल की पंक्तियाँ? वो बाल जैसे वो बिंदियां, हाँ हाँ, दुल्हनों के भाग चिपकी हाँ। बिंदियाँ अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बिंदियां अच्छी लगी, ये वाली जो पूरी है। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी अच्छी लगी। लगी। ये गजल जब मैंने उस समय, खैर गजल और कविता में मेरी समझ भी नहीं थी, लेकिन एक जो बीज जो पढ़ना होता है, और मुझे उस समय ये कवि गजल जो मैंने पढ़ी और उसके बाद मुझे अपने आप ही पता नहीं वो एक गजल का बीज ही मेरे अंदर गुरुदेव के उस अखबार के माध्यम से प्रभावित हुआ। और तभी से धीरे धीरे उसके बाद जो मेरे साइंस मैथ के लाल जी गुरु जी थे, जो गवर्नमेंट थे मैथमेटिक्स के, साइंस मैथ की 9th, तो उसके बाद उन्होंने भी एक कोई कविता जो बनाई है। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे एक बार कोई नदी पे कुछ कहने की धीरे धीरे कोशिश की, क्योंकि मैथ होता है तो नया नया दिमाग भी लगाना होता है, तो नया दिमाग चलता है। तो मैंने कहा जब गुरु जी ने अगर मान लो बिंदियों पर भी इतनी अच्छी बात कही है, तो प्रकृति के ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी एक नदी पे 5 या 7 लाइन की एक बहुत ही प्रथम एक मेरी टूटी फूटी बिना उसके नदी काफ़ी रचनाएँ थी। और धीरे धीरे ऐसे वो जो ही मेरे बीच पड़ा, और धीरे धीरे मेरा जो पारिवारिक कंडीशन है वो इतना अफेयर मतलब वो नहीं था। लेकिन जब मैं सर्विस लगा पुलिस विभाग में आया, उसके बाद मैंने गुरुदेव से संपर्क किया, और संपर्क होते ही मुझे ये लगा है कि भाई मुझे अभी गुरुदेव मिल गया, अब मुझे साहित्यिक क्षेत्र में और किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं। जो पंक्ति याद हो गुरुदेव की तो काफ़ी मुझे सुनाओ। याद है। तो गुरु जी कहते हैं वैसे कि ये अपने जो है ना अपने क्या नाम है इसका, इज्जत रखी मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पे छत रखी। छत रखी तो क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां रखनी, शायद रखने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। मेहनत रखी। अब आप तक 4 पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध ये होती हैं इनकी। और एक तो 4 पंक्तियां ऐसी हैं जो आईना जी जो कवि सम्मेलन में जो भी संचालक होता है ना, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में मैंने देखा है, सुने हैं, वो 4 पंक्तियां जब तक वो संचालक नहीं सुना देता तब तक वो कवि सम्मेलन पूरा ही नहीं माना जाता। शुरुआत ही वहीं से करता था संचालक, क्या करता है अभी, क्या सुनाता था वो सुनाता था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ऐसी पंक्तियां है ना। और क्या वो पंक्तियां देखी कितनी अच्छी है उनकी
अपने दामन को भिगोती ही चली चली जाती जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहिब, देर होती है तो होती होती ही ही चली चली जाती है। ये उन्होंने कहा। ये पंक्तियां अमर हैं। और उन्होंने जो किया कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसी समाज को दिशा देने वाली, हौसला देने वाली पंक्तियां डॉक्टर कुंवर विजय ने कही। बहुत सारे गीत उन्होंने कहे। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही दुहाई हूँ। ये पूरा गीत है। नदी का जो पर्सोनिफिकेशन किया उन्होंने और समुंदर तक उसकी यात्रा जो दिखाई, बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्भुत है। बड़ा सुप्रसिद्ध गीत रहा। और उनका हस्ताक्षर गीत जो कवि सम्मेलनों में उनको स्थापित कर गया, मंचों पर स्थापित कर गया। सबसे पहले जो बीकॉम में उन्होंने वो गीत लिखा श्रृंगार का, याद है वो आईना जी कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछवे जितनी दूर तुम्हारे पाँव से, इतनी दूर किया तुम मेरे गाँव से। ये उनका प्रसिद्ध सिग्नेचर गीत, बहुत पॉपुलर, बहुत पॉपुलर। ऐसे बहुत सारे उन्होंने लिखा। वो क्या लिखा कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ये भी उनका अमर पंक्तियां हैं। ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं। उदाहरण के लिए दोहे लिखे, उन्हें दोहे लिखे। दोहे भी क्या लिखे कि सिसक सिसक गेहूं कहे, फपक फपक कर धान, खेतों में फसलें नहीं उगने लगे मकान मकान। ये उन्होंने कहा। और एक दोहा और मुझे उनका याद आता है, मुझे बहुत प्रिय भी है उनका कि रंग ले रस ले रूप ले, होते रहे निहाल, जैसे ही पूरे पके छोड़ चले पत्ता। ये उनका दोहा। और कितनी बड़ी, देखिए कि नई पीढ़ी जो अपने पुत्र के लिए कोई पिता सोच सकता है या संतानों के लिए उन्होंने जो इंगित किया, कैसे ही रंग ले रस ले रूप ले, होते रहे निहाल, तो जैसे ही पूरे पके तो छोड़ चले। इतना कटु सत्य है समाज का जो उन्होंने इस दोहे में, दो पंक्तियों में उच्चारण किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर कुंवर बच्चन जी ने कही। जैसे आपने बताया कि राजस्थान पत्रिका अखबार में एक गज़ल आपको प्रभावित कर गई और मन में उनके ऐसे वो गज़ल घुसी कि लास्ट में उनके रचयिता तक पहुंच गए और उनको गुरु मान बैठे। डॉक्टर कुंवर बच्चन 2018 तक उनके आपका पहला गज़ल संग्रह भी उन्हीं के संरक्षण में आया। क्या नाम उसका आपकी गज़ल किताब का जो है, जुदा होना पड़ा, उस गज़ल का भी आपने किया। मैं चाहूँगा कि जो गुरुजी ने आपकी कोई गज़ल जो चेक की हो, वो एक गज़ल अपनी आप सुनाए। वैसे गुरु जी के मार्गदर्शन में ही जो भी मैंने कहना सीखा, लिखना सीखा, वो सारा उनके एक एक चीज़ वो वैसे भी मैं कुछ भी दिन भर जो भी काम करता या शाम को जो भी काम करता तो दूसरे दिन या तो गुरुदेव खुद फ़ोन कर देते या मैं फ़ोन करके गुरुदेव को कहता मेरे घर मुझे कुछ कहने में आया, हाँ चलो सुनाइए, हाँ चलो सुनाइए। तो फिर मैं अपने जो दो चार पंक्तियाँ हैं शेर है वो सुनाता। अगर कुछ कहीं पर गुरुदेव को लग जाता कि भाई इसमें कुछ त्रुटि है तो तुरंत कागज लो पेन लो, कागज लो पेन लो, ऐसे कह के वो तुरंत उसके वापस नोट कराते इसमें ऐसा करना, इसमें ऐसा करना, बराबर सुधार कराते और उन्हीं के निर्देशन में और उन्हीं के मार्गदर्शन में एक एक पंक्ति व्यवस्थित होती थी मेरी। और एक बार मुलाकात के दौरान ही जब कुंवर बच्चन जी सर के निवास पे थे हम, तो जो प्रथम जो भेंट हुई थी तो मैं गुरु जी के पास बैठ करके उनके गुरु जी सोफे पे बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठ के और उनके चरणों के वहाँ रोने लगा। तो फिर गुरु जी ने पीठ पे थपकी दी कि बेटे ऐसे रोते नहीं और अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी से पता नहीं अचानक हर चीज़ मुझे यूँ लगने लगी कि गुरु जी का आशीर्वाद परिपक्वता वहीं से मेरी होने लगी। तो जो उन्होंने गज़ल आपकी सुनी वो सुनाओ। काफ़ी उनकी जो जो आपको भी प्रिय और उनको भी प्रिय हुई।
विभीषण अच्छा छोड़कर लंका नहीं आता, अच्छा विभीषण छोड़कर लंका नहीं आता, निकल कर भेद जो आया नहीं आता, हाँ, निकल कर भेद जो आया नहीं आता, और अगर प्यासा है तो जा पास दरिया के, हाँ, अगर प्यासा है तो जा पास दरिया के, कभी प्यासे तलक दरिया नहीं आता, हाँ, हाँ, कभी प्यासे तलक दरिया दरिया नहीं आता। नहीं आता। तो गुरुदेव को ये कुछ पत्तियाँ भी मैंने की थी, और गुरुदेव ने पूछा था और कैसे क्या, तो फिर फाइलून 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 एक जो पहर होती है गजल विधान, तो उस पर भी मैंने फिर कुछ लिखने की कोशिश की थी, तो उस पर भी गुरुदेव जी मतलब पूरा मार्गदर्शन करके मुझे काफ़ी समझ गए। मेरे मुतारिक सम्मन सालिम बिल्कुल, तो वो फाइलून और फाइलून एक फाइलून एक फाइलून। एक एक बहर का एक एक जो रुकन होता है, गुरुदेव ने कहा है पहले रुकन पकड़ो, बाकी का काम बाद में। हाँ, तो वहीं से मतलब एक चीज जो है हमारे, और सबसे बड़ा एक ही रुकन में मेहनत इतनी करवाती है कि आजकल के ये बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमारी भी 3 साल काव्य कक्षाएं चलती थी। डॉक्टर कुंवर बच्चन हमारी कक्षा लेते, हम 36 शिष्य होते थे उनके उनके ड्राइंग रूम में बैठते थे, सबकी गजलें सुनते थे, और सुनने के बाद फिर कहते थे सबको बताओ क्या कमी है, एक की सुनाने की जो सुनाता था उसके सब चर्चा हम आपस में करते थे, अंत में खुद बताते थे अपनी राय, हाँ, कौन सही बोल रहा है कौन गलत है या क्या सही है। यानी हमने एक बुत तराशा, और बुत तराशने वाला अगर किसी की आंख सही नहीं बनी तो वो आंख सही कर देते थे, उंगली में नाखून नहीं तो नाखून लगा देते थे, नाक टेढ़ी तो नाक सीधी कर देते थे, उसमें इतना काम करते थे। उन्होंने कभी भी किसी की रचना में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, उन्हें थोड़ा बहुत संशोधन कर देते थे, लेकिन गजल के बारे में, उसकी पहलुओं के बारे में, उसके रुक्न के बारे में, उसके आकार के बारे में, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, मतला क्या होता है, और आपका मक्ता क्या होता है, सब पर वो उन्होंने हमें ज्ञान कराया, सब ज्ञान कराया। और एक विशेषता और थी, किसी की आईना जी किसी की गजल में कोई शेर अच्छा लगता था उनको, तो जेब से 5 रुपए का करारा नोट निकाल के वो पुरस्कार देते थे। अच्छा एक को मिल गया शुरू में, जब एक को मिल गया तो हमारे सामने आ गया, हो गया हमें नहीं मिला, तो हमारे अंदर कंपटीशन आ गया। हर गुरुवार को हमारी काव्य कक्षा लगती थी, तो उसमें शर्त होती थी नई रचना लेकर आनी है, तो हम गजल जो है लिख के अपनी कह के, गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है, जैसे तकनीकी तौर पे कहते हैं, हम गजल कह के नहीं ले जाते थे, और जब उसमें सुनाते थे तो शेर अच्छा तो 5 रुपये मिले, दूसरे सुनाए उसको 5 रुपये मिले, तो ऐसे 5-5 रुपये मुझे बहुत मिले बहुत मिले। तो बाद में जब सबने अपनी गजलें लिखने का दौर बहुत तेज हो गया, तब गुरुदेव ने हाथ खड़े कर दिए, कहते अब मैं 5-5 रुपये नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं दोगे, हमने कहा गुरु जी क्यों नहीं दोगे, कहते पहले एक गजल में एक शेर सही निकलता था तो 5 रुपये देता था, अब तो एक गजल में 5 शेर भी हैं तो पूरी पूरी गजल सही निकलोगे तो 25-25 रुपये तब तक सबको दूंगा, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो उस समय वो हमारा था लालच, 5 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब आकर सोचते हैं कि वो लालच नहीं था, वो हमें प्रोत्साहित करने का, हमारी प्रतिभा को निखार कर सबके सामने लाने का एक बहुत बड़ा काम गुरुदेव ने। ऐसे गुरुदेव मिलना बड़ा दुर्लभ, जो इतना समय थे, शाम को 5 बजे काव्य कक्षा लगती थी हमारी, और रात को 10-10 11-11 बज जाती थी, समझाते रहते थे, समय कौन दे रहा है, इतने व्यस्त कवि सम्मेलनों में रहने वाले सप्ताह में एक दिन नए रचनाकारों को देने समय थे, और उनके समय के निकले हुए कई बड़े रचनाकार बने, आज की स्थिति में बड़े नाम हैं। अनिल असीम उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने शेर लिखा कि काट कर औरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, शहर में ऐसे भी अपना कद बढ़ा लेते हैं, ये अनिल असीम ने कहा। गोविंद गुलशन जो इस समय नूर साहब के भी शिष्य बाद में बने, लेकिन गुरुजी डॉक्टर कुंवर बच्चन के प्रारंभिक शिष्यों में उनकी गिनती है, उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत शिष्य लिखे, है ना, कि आते रहे वो याद भुलाने के बाद भी, जलता रहा चिराग बुझाने के बाद भी, गोविंद गुलशन। ऐसी प्रवीण शुक्ल, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल दिल्ली में बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छे हास्य कवि, बहुत अच्छे गजलकार, अच्छे गीतकार हुए, वो भी डॉक्टर कुंवर बच्चन के ही हाथों में थे। बड़ा नाम और बहुत बड़ा नाम जिसको हर बच्चा
आज जानता है, बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए वो, भाई कुमार विश्वास, वो भी हमारे गुरुदेव के शिष्य। तो ऐसे जो भी उनके हाथ से निकला वो कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बना गया, चमक गया, सितारा बना, कोई चांद बना, कोई सूरज बना। तो ये काम डॉक्टर पूर्णचंद के हाथ में। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जब समझाई, बहुत बताई बातें, मेरी एक गज़ल उन्हें बहुत प्यार वो पसंद थी, हालांकि और भी पसंद रही। और मेरा जो पहली किताब आई मेरी 2018 में, अल्फाज के पंछी, जिसमें 80 गज़लें हैं, 112 पेज की किताब थी, तो वो मैंने पूरी किताब ही अपने गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचन जी को समर्पित की है। और उसकी भूमिका भी उन्होंने लिखी है, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी। तो उसमें मैंने जो अपनी बात लिखी है वो बचपन से लेके अब तक जो मैं उनके साथ मैंने समय बिताया, वो सारा उसमें उल्लेख किया। तो 80 गज़लों में वो एक गज़ल उनको बहुत प्यारी थी, और उसमें से 4 पंक्तियाँ एक अलग थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती। हमेशा कहते थे, जैसे पहले सुनाया अपने कागजात में, सुनाता भी उन लगता वो था कि मैंने देखो आज नए अल्फाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज के पंछी छोड़े हैं, अब इनकी किस्मत है चाहे जितनी दूर तलक जाएं, मैंने पूरे कागज पर अल्फाज के पंछी छोड़े। हाँ, ये उन्हें बहुत पसंद था, और किताब का नाम भी मेरा अल्फाज के पंछी टाइटल है उसका। गजल जो थी वो ये याद उन्हें बहुत पसंद थी। याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक, हम उतर जाते हैं गहरे और गहरे देर तक, और चांदनी आंगन में टहली भी तो 2 पल के लिए, धूप के साए अगर आए तो ठहरे देर तक, और दलदलें की बंदिशें दलदल पे मुमकिन ही नहीं जो लग सके, कि बंदिशें दलदल पे मुमकिन ही नहीं जो लग सके, रेत की ही प्यास पर लगते हैं पहले देर तक, रेत की ही प्यास पर लगते हैं पहले देर तक, और हम नदी हैं पर खुशी है हम किसी के भूले। शेर उन्हें बहुत पसंद आता है कि हम नदी हैं पर खुशी है हम किसी के हो गए, ये समंदर कब हुआ किसका जो लहरे देर तक, ये समंदर कब हुआ किसका जो लहरे देर तक। और गजल का आखिरी शेर व्यंग्यात्मक तरीके से जब कहा, उन्होंने हथेली चूमी थी मेरी, उन्हें बहुत पसंद आया। क्या था कि ये हकीकत है यहाँ मेरी कहानी बैठकर, ये हकीकत है यहाँ मेरी कहानी बैठकर, गौर से सुनते रहे कल चंद बहरे देर तक, गौर से सुनते रहे कल चंद बहरे देर तक, याद आते हैं हमें जब चंद चेहरे देर तक, हम उतर जाते हैं गहरे और गहरे। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं गुरुदेव, बहुत सारी नसीहतें हैं। अच्छा, गुरुदेव केवल कवि नहीं थे, हमारे गुरु ही नहीं थे, कविता के गुरु नहीं थे, वो हमारे गुरु पिता थे। कविता का गा भी उन्होंने सिखाया, तो जीवन का जाप भी उन्होंने ही सिखाया। तो इसलिए हमारे गुरु हमारे गुरु पिता। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, और उदयपुर आकर रायना जी के पास बैठकर वास्तव में वो सारी स्मृतियाँ फिर ताज़ा हो गई, और इसी बहाने आपसे बात करने का भी मौका मिलता है उनके बारे में। तो अच्छा लगा। आज मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद उदयपुर पे भी बरस रहा है, और गाजियाबाद में भी बरस रहा है, आप पर भी और हम पर भी, सब पर इसी तरह से बरसता रहे। जितने भी पूरी दुनिया में उनके शिष्य हैं वो सभी इसी तरह से लाभान्वित होते रहें, अपनी चमक को बरकरार रखते रहें, और जैसा उन्होंने संस्कार कविता के हमें दिए वो आगे हम बढ़ाते रहें, नई पीढ़ी तक लेकर आते रहें। बस मैं इतना ही आज कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि वार्ता गोविंद जी बहुत लंबी हुई है, अपने हिसाब से लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर कुंवर बेचन जी के सबसे प्रिय शिष्यों में से आप डॉक्टर चेतनानंद शिष्य हैं, जो सबसे निकटतम और सबसे प्रिय शिष्यों में से आप हैं डॉक्टर चेतनानंद। और अब गुरुजी के जो जितना भी जो साहित्य है इस पर, और इस साहित्य को वापस आने वाली जो नई पीढ़ी है उनमें भरने के लिए आप क्या वाचन प्रतियोगिताएं जो हाँ। योगदान जो आपका जो कुंवर बेचन जी को वापस आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाने के लिए उनके साहित्य को जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आईना जी का सामने ये, चलो आपने कह दिया, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि होता है सारा श्रेय ले रहा है, मैं वो श्रेय नहीं लेना चाहता।
मेरी मन की आस्थाएं हैं, मेरे भीतर वो श्रद्धा है। मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी के जाने के बाद जब शरीर चला गया, इसको हमारे भीतर है, वो जाने वाले कहीं है नहीं, तो उनके स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे। लेकिन मैंने देखा कि कहीं उनके लिए कार्यक्रम नहीं होता गुरुदेव के लिए, उनकी स्मृति में सभी लोग कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं की वाचन प्रतियोगिता बच्चों में मैंने करानी शुरू की है पिछले साल से। पिछले साल भी आधा दर्जन स्कूलों में कराई थी, और उसमें से जो 5 बच्चे श्रेष्ठ वाचन करते थे उनको मैं पुरस्कृत भी, देव प्रभाव प्रकाशन जो मेरा है उसमें करते हैं, उसमें सर्टिफिकेट भी देते हैं, उनको मेडल्स भी देते हैं, और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देते हैं। तो इस बार भी 1 जुलाई को उनके जन्मदिन पर गुरुदेव के मैंने एक कार्यक्रम स्कूल में किया था। तो मेरा इसके पीछे मोटिव यही है, बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, गुरुदेव की कविताओं ऐसे कंठस्थ करके सुनाते हैं, उन्हीं के स्टाइल में सुनाने की कोशिश करते हैं कि यूट्यूब से निकालते हैं तो उनका स्टाइल सुनते हैं, देखते हैं, तो वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन के साथ। मेरा भी यही कोशिश है, मेरा भी यही उद्देश्य है कि उनकी कविताएं नई पीढ़ी तक पहुंचे, कविता के संस्कार बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, जो हमारे टीचर पुस्तकों में हमें पढ़ाते थे, हमें जो सिखाते थे, वो आज तक हम नहीं भूले। वो कविताएं, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूँ, है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ऐसी कविताएं जो बचपन में हमने पढ़ी थी आज भी याद है। गुरुदेव की कविताएं बच्चे अगर एक बार याद कर लेंगे तो उम्र भर नहीं भूलेंगे। डॉक्टर पूर्णचंद बच्चों के हृदयों में पहुंच गए, उनके जीवन में पहुंच गए। और कविता क्या होती है, उस संस्कार से वो प्रभावित भी होंगे और लबालब भी होंगे, और हो सकता है कि भविष्य में वो नए अच्छे कवि भी निकल के सामने आए। तो ये कोशिश है और ये संकल्प भी है हमारा कि हर साल जरूर नहीं, उनके जन्मदिन पर कभी भी हम किसी भी स्कूल में उनकी कविताओं की वाचन प्रतियोगिता कर देते हैं, करते रहते हैं और करते रहेंगे। ये मेरा मन है और ये संकल्प जारी रहे, कविताओं को तौर पर जारी। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मैं भी कुछ यही कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर कुंवर बेचैन सिर्फ कवि ही नहीं थे, वो आज के इस दौर में गीत ऋषि, गजल ऋषि, एक जो साहित्यिक ऋषि, महर्षि, मनीषी कह सकते हैं। तो और दूसरा ये जो है कुछ मतलब अपन जो जैसे देख करके और जो मंच पे पढ़ते हैं उस परंपरा से नहीं, डॉक्टर कुंवर बेचैन गुरुदेव जो है वो वाचिक परंपरा के पुरोधा हैं। तो इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको अगर समय मिले तो इस वाचिक परंपरा को नई पीढ़ी में और उनसे भी आगे आने वाली पीढ़ियों में प्रवाहित करने, ढालने के लिए, मतलब बच्चों का जो आप जो आयोजन कर रहे हैं वो बेहद ही उत्साहित करता है, हर्षित करता है, ताकि एक वाचिक परंपरा जो है वो नई पीढ़ी में जाएगी। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था कि वाचिक परंपरा है क्या है। बिल्कुल सही बात। और गुरुदेव तो संपूर्ण थे, तो मैं तो उनको हिंदी साहित्य का विश्वविद्यालय कहता हूँ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। और उन्हें मैं जब वो थे सशरीर तब भी मैं उनको साहित्यिक संत बोलता था, अब भी साहित्यिक संत ही बोलता हूँ हमेशा। और आईना जी गुरुदेव के रहते हुए तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज अपनी ओर से और गुरुदेव की ओर से एक छोटी सी भेंट मैं आपको दिलाया हूँ, तो मैं आपको देना चाहता हूँ एक सम्मान स्वरूप, वो आप स्वीकार करें। तो एक शॉल और 1-2 किताबें हमने बड़े बनियान। ये गजल संग्रह है और एक भोर की रश्मियाँ कविता संग्रह है। ये दोनों ही देव प्रभाव प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पूरा साक्षात्कार हो गया। जीवानी गुरु जी की स्मृतियाँ भी ताज़ा। जी सर। अगर ये इस प्रकार की सब चीज़ें जो आज हमने याद गोविंद जी ने रिकॉर्ड की है हमारी, आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हो, तो मेरे फेसबुक पेज चेतन आनंद के, और इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम है डॉक्टर चेतन आनंद, उस पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं उसमें भी शेयर करूँगा, जो साहित्यिक ग्रुप जितने बने हैं उसमें भी आप लोग उसको देखो, सुन सकते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें और कुछ कुछ अपनी कविताएं भी, इसमें आयना उदयपुरी जी और मैं चेतन आनंद, दोनों की आपको सुनने को मिलेंगी, बातचीत भी हमारी देखने को आपको मिलेगी। धन्यवाद।
एक तो जो है ना, एक हाँ जी। और रही बात डॉक्टर कुंवर बचन हमारे गुरुदेव की कविताओं और उनके परिचय से रूबरू होने की, तो जो नए हस्ताक्षर हैं और कविता लिखने के शौकीन हैं, नई कलम कलम हैं, कलमकार नए हैं, वो वेबसाइट पर जाएं गूगल पे, और एक वेबसाइट है कविता कोश। कविता कोश में देश भर के बहुत सारे शायर और कवियों को संकलित किया गया, उनकी कविताओं को भी संकलित किया गया। तो उसमें डॉक्टर कुंवर बचैन के नाम से आपको उनका परिचय मिलेगा गुरुदेव का, उनकी फोटो भी देखने को मिलेगी, और उनकी प्रतिनिधि रचनाएं, और उन्होंने कितने उनके संग्रह हैं, 36 कविता संग्रह हैं उनके, जिसमें गजल संग्रह भी है, गीत संग्रह भी है, हाइकू संग्रह भी है, माहिया संग्रह भी है, और दोहा संग्रह भी है, तमाम, और उनकी प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं जो उनके मंचों पर बहुत प्रसिद्ध रही हैं। तो आप उन सबको उनको पढ़ सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो सब उनको कविता कोश की वेबसाइट में आप जाकर देख लीजिए। नई कलमकार हाँ छंदों के बारे में, गजलों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, वे मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन आनंद पर सर्च कीजिएगा। आपको 101 मेरे एपिसोड हैं, तो उसमें कविता क्या होती है, गज़ल क्या होती है, इन सब के बारे में बड़ी 10-10 मिनट की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, आपको जानने को मिलेगी, कुछ शायद कुछ सीखने को उसमें मिले, क्योंकि मैंने डॉक्टर कुंवर बचन जी से जो ज्ञान प्राप्त किया था, वही ज्ञान मैंने उन सभी तमाम वीडियोस में, उन सभी एपिसोड में दिया है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अमल में ला सकते हैं।